अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाला है उसका नाम है सेल डिवीजन। इस टॉपिक में हम वो सारी प्रोसेस पढ़ेंगे जिस तरीके से सेल डिवाइड होता है, सेल की ऑर्गेनली डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है और न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। ओके, अ सिंगल सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड फॉर्म अ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इवोल्यूशन तो हमें पता है कि पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, फिर इवोल्यूशन द्वारा सिंगल सेल मल्टीप्लाई किया, सिंगल सेल मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई करके ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू, ऑर्गन एंड एन ऑर्गन सिस्टम जैसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई। इसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। तो अ सिंगल सेल डिवाइड बाय टाइम, ए सिंगल सेल बहुत टाइम डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर, वो डिवाइड करके अपने नंबर बढ़ाता है वाया फिजन एंड फ्यूजन। फिजन से मींस फिजन बेसिकली प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, जिसमें जो मान लिया ये एक पैरामीशियम है, मान लिया ये एक पैरामीशियम है, ऐसे होती है पैरामीशियम। वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, बीच में एक स्टेज फॉर्म होता है, ऐसा ये दो पैरामीशियम हुई और फिर दोनों पैरामीशियम एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फिर बिहेव करती है। तो ऐसे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स होते हैं वो डिवाइड करके, वो अपनी बॉडी को डिवाइड करके इंक्रीज इन नंबर को मान देते हैं। द इंजर्ड टिश्यू आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। आपने देखा होगा कि जो भी इंजर्ड टिश्यू होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे लिजर्ड की टेल, अगर वो कट जाए या फिर कुछ इंजरी आए उसे, तो लिजर्ड अपनी टेल को रिप्लेस करती है। उसी के पीछे सेल डिवीजन बेस्ड है। The cell division is one of the most important activities. Cell division is one of the most important activities in all organism. For the external cell division नहीं करेंगे तो कोई भी organism divide नहीं कर सकेगा और at the end वो exist हो जाएगा। In this lesson you will study how the two kind of cell divide and the process involved them. जैसे कि two kind of cells है, वो दो टाइप के सेल्स हम पढ़ेंगे जो कि कैसे सेल डिवीजन करती है एंड प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होती है। तो मेजर सेल्स इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड देन डिवाइड। हाउएवर द सेल इन लाइक नर्व सेल, मसल सेल्स ऑफ एनिमल एंड गार्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट डिवाइड। जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि जो नर्व सेल है वो डिवाइड नहीं कर पाती क्योंकि उसमें सेंट्रियोल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं कर पाते। वैसे ही मसल सेल्स ऑफ एनिमल एंड गार्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स और कुछ और सेल्स है, ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं कर पाते। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी वजह से ऑलमोस्ट सेम होती है सभी ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस ऑफ डिवीजन। A cell passes through phase of growth after which they are able to duplicate through that chromosomes before they divide. This phase in cells constitutes cell cycle. Okay, तो पूरी साइकिल को एक सेल साइकिल नाम दिया गया है, जिसको मेनली कहा गया है कि पहले सेल ग्रो करता है, देन क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करता है एंड देन डिवाइड होता है। इस पूरी साइकिल को हमने नाम दिया गया है सेल साइकिल। तो आगे हम सेल साइकिल, यू कैन यूज द टर्म मदर और पेरेंट सेल फॉर द सेल दैट अंडरगो डिवीजन एंड द डॉटर सेल फॉर द वन दैट आर रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन। ओके, जो सेल डिवाइड करने वाला है उसे हम मदर सेल कहेंगे या फिर पेरेंट सेल कहेंगे। Before daughter cell undergo division, okay, before each daughter cells undergo division, it must grow the same cell that is mother cell. जिस
मान लो ये पेरेंट है, मान लो ये पेरेंट है, वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना, तो तब ये न्यू डॉटर सेल्स तब तक डिवाइड नहीं कर सकेंगे जब तक ये अपने पेरेंट जैसे पेरेंट के जितने ग्रो ना हो जाए। ओके, मींस ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल साइकिल। क्या आप परफेक्टली ग्रोथ होने चाहिए तभी आप जाके सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकेंगे। We can distinguish the main two phases in the life of the cell. There are main two phases, that is interphase and dividing phase. Interphase is known as non-dividing phase and other is dividing cell, also called M phase. Okay, M phase for mitosis, M phase for तो सेल साइकिल में बेसिकली 2 फेज होते हैं। सेल साइकिल जो प्रोसेस है उसमें मेन 2 फेज होते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज डिवाइडिंग फेज या फिर एम फेज एंड देयर इज आल्सो अ थर्ड फेज। इंटरफेज में क्या होता है कि इंटरफेज में इन बिटवीन जो सेल होता है वो प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन की वजह से। अब हम तो देखते हैं, डीप में पढ़ते हैं। इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन इज टर्म्ड एज इंटरफेज। ओके, दो सेल डिवीजन हो रही है, उसके बीच में जो फेज आता है जहां पर हम कह सकते हैं कि सेल डिवाइड नहीं करता। ओके, ग्रोथ फेज सेल डिवाइड नहीं करता, उस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। इसको हाईलाइट मार्क करना। दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच के टाइम को, बीच के फेज को हम इंटरफेज कहेंगे, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता। और ये भी कहा गया है कि इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द सेल साइकिल। ओके, तो इंटरफेज हो गया हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड। कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा टाइम कौन सा फेज जाता है, तो हमें कहना इंटरफेज, जिसमें सेल ग्रो करता है, कैपेबल बनता है सेल डिवीजन का। तो इंटरफेज इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड। जो इंटरफेज है, अब हम वहां पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल इज मेनली डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज। ओके, ये हो गया हमारा इंटरफेज। अब इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। Let's see what are that 3 phases, G1, G0, G2. Okay, the interphase is mainly subdivided into 3 periods, G1, S and G2. Okay, G1, S and G2, G1, S and G2. तो G1 phase is the first phase of growth, जिसमें सेल ग्रो करना स्टार्ट करता है। G1 phase is the first phase of growth. This is the longest phase in interphase. Interphase के अंदर सबसे longest phase होता है G1 phase। G1 यहाँ पर gap 1 phase. Lot of protein and RNA are synthesized during this phase for the growth of the cell. Okay, G1 phase में lot of proteins and vitamins and RNA are synthesized during this phase. Protein synthesis कौन करता है? Ribosomes on the endoplasmic reticulum। और RNA are synthesized, DNA में से RNA फॉर्म होता है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA and RNA यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर फेज हो गया G0 फेज, S फेज, G1 फेज कहते हैं, और इसे S या फिर G0 कहते हैं, G2 फेज। और यहाँ पर G2 फेज। ओके, G1, S, G2। देन इंटरफेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज है हमारे G1 फेज। लॉट ऑफ प्रोटीन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि कौन से फेज में कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट फेज इज सिंथेसिस फेज। इट कम्स नेक्स्ट। अ लॉट ऑफ DNA इज
सिंथेसाइज लॉट ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी डीएनए ट्रांसफर करना होगा पेरेंट सेल को। इसकी वजह से सिंथेटिक फेज में, याद रखना है, सिंथेटिक फेज में मीन सिंथेसिस हो रही है। सिंथेटिक फेज में लॉट ऑफ डीएनए फॉर्म होता है और क्रोमोसोम कंटेन अ सिंगल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, और क्रोमोसोम कंटेन सिंगल डबल हेलिकल। अब जो डीएनए बहुत फॉर्म होता है और वो सिंगल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, सिंगल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, होगी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गई। और ये एक सिंगल हुआ। इट कम्स नेक्स्ट लॉट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अ क्रोमोसोम कंटेन सिंगल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर strand of DNA molecule. After S phase, each chromosome become longitudinally double except at centromere, and thus it has two molecules of DNA and two chromatids. Means यहाँ पर कहा गया है कि सिंथेसाइज फेज में जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्गिट्यूडनली डबल हो जाता है। मींस लॉन्गिट्यूडनली डबल हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनली डबल मतलब बड़ा लंबा हो जाता है। ये अगर डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो डबल स्ट्रैंड हेलिकल था डीएनए मॉलिक्यूल था, वो ग्रो करके एक लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल हो गया होगा जो कि आगे डिवाइड करके पेरेंट से डॉटर सेल्स में जा सके। आफ्टर एस फेज ईच क्रोमोसोम बिकम लॉन्गिट्यूडनली डबल एक्सेप्ट एट सेंट्रोमेर, क्योंकि सेंट्रोमेर एट द सेंटर होता है, सेंटर होता है, वहां पर नहीं होता है। And thus it has two molecules of DNA and two chromatids. See, chromatids means this one. ये जो होते हैं वो chromatids होते हैं. Okay? Thus each chromatid contain one molecule of DNA. Each chromatid contain one molecule of DNA and two chromatids are joined by centromere which does not divide at this stage for single chromosome. जब हम बात करते हैं अब पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ से S फेज में क्या होता है, जहाँ से देख दो, ये हुआ हमारा एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, ये हुआ हमारा सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसे याद रखना स्ट्रक्चर सिर्फ। अब ये हो गया हमारा एक डीएनए, ये हो गया हमारा एक डीएनए था। अब एस फेज में क्या होता है कि एक क्रोमेटिड पे जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो लंबा होकर लॉन्गिट्यूडनली पूरी जगह पे क्रोमेटिड पे आ जाता है, और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे दो डीएनए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि यहाँ ऐसे अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स पे पर सिंगल क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम पे ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। उसके जो क्रोमेटिड्स है, ये हो गए क्रोमेटिड्स पे ऐसे डीएनए अरेंज हो जाता है और फिर मूव ऑन करता है नेक्स्ट फेज पे, क्योंकि यहाँ पर वो भी डिवाइड कर रहा नहीं है। Thus it has two molecules of DNA and two chromatids. Thus each chromatid contains one molecule of DNA. Thus two chromatids are joined by centromere. जो centromere था joined by centromere which does not divide at this, जो अभी डिवाइड नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम की। ओके, तो ये हुई हमारी सेल साइकिल यहाँ पर लिखा गया है। ये हुआ पूरा हमारा इंटरफेस। ओके, ये हुआ इंटरफेस और ये हुआ हमारा एम फेज। ये हुआ इतना हमारा एम फेज। अब इंटरफेस डिवाइड गया है G1, S एंड G2 फेज में। तो G1 फेज सबसे लंबा फेज है इंटरफेस का। देन S मींस सिंथेसिस फेज। G1 फेज में होता क्या है कि G1 फेज में जो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, जो कि आगे जाकर हेल्प करेगा
रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में। एंड नेक्स्ट जब सेल नेक्स्ट शिफ्ट होता है एस फेज में, तो एस फेज में क्या होता है कि डीएनए अरेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स पे, डीएनए वन डीएनए ऑन वन सिस्टर क्रोमैटिड, बट दिस नॉट डिवाइडेड दिस स्टेट, देन इट मूव्स टू G2 phase, then it moves to G2 phase. Now G2 phase, thus G2 phase, more protein includes the histones are synthesized in this phase. और प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, और प्रोटीन्स इंक्लूड द हिस्टोन, हिस्टोन इज अ प्रोटीन व्हिच रैप द डीएनए ऑन इट्स सरफेस, ओके, मोर प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी and get duplicated centriole also divide with two centrioles contain a single centromere, centrosome। और अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ किसका, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल कुछ व्हील टाइप होता है, उसका स्ट्रक्चर व्हील टाइप होता है। ऐसा कुछ सेंट्रियोमेर होता है जो कि यहाँ से डिवाइड कर कर एक में ही दो सेंट्रोमेर हो जाते हैं, जैसे रफली बना है, दो सेंट्रोमेर हो जाता है, क्रोमोसोम्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्गी बॉडी जैसे जो एसेंशियल ऑर्गेनेल्स है जो कि नेक्स्ट सेल को मूव करने के लिए जरूरी है, तो वो सब डुप्लीकेट हो जाती है G2 फेज में। एंड प्रोटीन्स और हिस्टोन्स, ज्यादा एनर्जी के लिए प्रोटीन्स बाकी सब बनाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स आल्सो डिवाइड इन टू सेंट्रियोल्स कंटेन अ सिंगल सेंट्रोसोम, ओके, एक ही सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, डिवाइड हुए रहते हैं। यहाँ पर हमारा खत्म होता है इंटरफेस, और इस फेज पर जो सेल होता है नाउ रेप्लिकेशन के लिए, सेल डिवीजन के लिए एकदम रेडी हो जाता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये फेज में। अब G1 फेज में था लॉट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज, ओके। एस फेज में क्या था, एस फेज में था कि आरएनए हिस्टोन, एस फेज में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमैटिड contain DNA, okay, and does not replicate at this stage, okay, then जो क्रोमोसोम होता है, डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम्स पे अरेंज हो जाता है, वन डीएनए मॉलिक्यूल पर वन क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। नाउ नेक्स्ट इज G2 फेज। तो G2 फेज में होता है मोर प्रोटीन्स, synthesized, next is histone वाला, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ हिस्टोन। then G2 फेज में क्या था, ओके, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाती है, एग्जांपल यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, देन हो गया सेंट्रियोल्स, ओके। तो ये हुआ हमारा इंटरफेस जो कि इसमें इतने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ओके, इतने फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। नाउ द सेल इज रेडी फॉर सेल डिवीजन, जो कि उसका ग्रोथ फेज था वो खत्म हो जाए। अब है एम फेज। तो एम फेज रिप्रेजेंट सिंबल एम मींस माइटोसिस और मियोसिस, जो भी सेल परफॉर्म कर रहा होगा, या कि माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि हमने पढ़ा था माइटोसिस इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन
मीन्स जब माइटोसिस होगा, सॉरी इक्वेशनल डिवीजन, तो जब माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम जैसे कि मान लीजिए पेरेंट है और ये डॉटर्स है, तो यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जो कि रिड्यूस नहीं होते क्रोमोसोम, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू डीएनए। लेकिन जब हम बात करते हैं मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन मींस अगर यहाँ पर पेरेंट्स की बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर की बॉडी में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। तो एम फेज में बेसिकली मियोसिस या फिर माइटोसिस जो भी सेल परफॉर्म कर रहा होता है वो होता है माइटोसिस occurs so that during this period the chromatids separate from daughter chromosomes and the daughter chromosomes go to daughter nuclei and cytoplasm divides forming two identical daughter cells। मींस अब जो सेल डिवीजन के लिए रेडी हो गया था, अब वो एम यानी मियोसिस या फिर माइटोसिस परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो कि यहाँ पर डुप्लीकेट ऑर्गेनेलीज जो डीएनए क्रोमैटिड्स पे डीएनए फॉर्म हुए थे, अब जिसकी हेल्प से माइटोसिस और मियोसिस की हेल्प से वो पेरेंट सेल्स अपने डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो सके, जिसकी हेल्प से यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो एंड अदर ऑर्गेनेल्स भी फॉर्म करे और वो एक इंडिविजुअल लाइफ जी सके, जो कि एक सेल जो अपने पेरेंट्स जी रहा था जैसे वैसे बन सके। ओके, तो यहाँ पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस इंटरफेस takes almost time, it is the longest phase in cell division। okay, in one sentence कहा गया है इसलिए synthetic phase means in synthetic phase cell grow itself to make capable to perform cell division। okay, sentence then dividing phase, so dividing phase the well grown cell divides its divided organelles and DNA is now ready to divide and form new cell। dividing phase में cell divide करता है। give the full form of following in the gap 1 phase, synthetic phase, gap 2 phase and mitosis and meiosis phase। okay, ये हुआ इसके full forms। Now next topic is kind of cell division। okay, there are two types of cell division, mitotic and meiosis, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। एक बार देखते हैं mitotic division, the cell division is for growth and replacement of older cells by new cells। मींस जैसे एग्जांपल ले हम आपकी बॉडी में एक लीवर का, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एग्जांपल है आपकी बॉडी में एक लीवर का सेल डैमेज हो गया है। अगर लीवर का सेल है तो उसमें सभी सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास होता है 46 क्रोमोसोम। ओके, एक सेल में 46 क्रोमोसोम लीवर का सेल डैमेज होगा। अब ये सेल माइटोसिस करेगा, जिसकी वजह से न्यू सेल फॉर्म होगा जिसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अगर वो मियोसिस करेगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे, फिर में बाद में वो ये परफॉर्म फंक्शन कर रहा था, फंक्शन जो लीवर का था वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसकी वजह से रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि मेनली यूज होता है ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट में, और ओल्डर सेल्स को न्यू सेल के साथ रिप्लेस करते हैं, वेयरइन two daughter cells are identical and similar to mother cell in all respects। mitosis cell division occurs in haploid as well as diploid। ये याद रखना है कि माइटोसिस होता है वो हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है।
और जो माइटोसिस करेंगे उसमें वो सभी एस्पेक्ट्स या फिर सभी रिस्पेक्ट्स में अपने डॉटर सेल्स के एकदम क्लोन हो गए, पूरी तरह से क्लोन हो गए, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। Okay. Now second point is meiotic cell division occurs in gonads for sexual reproduction to produce gametes. Okay. अब इसके हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। मियोसिस, हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, बात कर रहे हैं मियोसिस की, जिसे हमने नाम दिया गया है रिडक्स। रिडक्शनल डिवीजन, तो उसमें होता क्या है, कहा गया है कि वो गोनेड्स में परफॉर्म होती है मियोसिस रिएक्शन। तो जैसे हमें पता है स्पर्म फ्यूज विथ ओवा और ओवम, ओके, ओवम टू फॉर्म जाइगोट, जो कि 2n होता है। 2n मींस इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हमने देखा गया कि स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ओवा में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये इसके पीछे ऐसा है कि गोनाड्स में मींस हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि ओवेरीज एंड टेस्टिस हो गया हमारे, उसमें सेल डिवीजन होता है टू फॉर्म स्पर्म्स एंड ओवम। इसमें सेल डिवीजन occurs to form sperms and ovums, okay, to form sperms and ovum जो कि हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दोनों जो हमारे स्पर्म्स एंड ओवम्स है वो जिस सेल से बने हैं मींस हमारे गोनेड्स हो गया, गोनेड्स जो कि 2n होता है, गोनेड्स हो गया जो कि 2n होता है, जो कि डिवाइड होता है सेल्स, और यहाँ पर मियोसिस परफॉर्म होती है, जिससे रिडक्शनल डिवीजन, जैसे कि हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन जिसमें जो स्पर्म एंड ओवम फॉर्म होते हैं वो उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मींस यहाँ पर 2n था, 2n था, तो यहाँ पर n हो गया और ये भी n हो गया। अब जब फर्टिलाइजर्स के द्वारा जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ, n और n एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो फॉर्म करेंगे 2n, जो कि वापस एक कंप्लीट सेल हो गया। ह्यूमन के केस में अ zygote with 46 number of chromosomes and sperm and ovum with 23 number of chromosomes। तो यहाँ पर 46 number of chromosome कंप्लीट हो गया, जो कि हमारी पूरी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर जब जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में और फिर वो डेवलप होके फुल डेवलप बॉडी बेबी बनेगा, जो कि पूरा मैकेनिज्म हो गया गोनेड्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम का। ओके, so gonads for sexual reproduction to form gametes, the result cells eggs and sperms in male, egg in female and sperm in male possess half number of chromosomes। जैसे हमने देखा कि 23 chromosomes होते हैं, and half number of chromosomes are present in the parent cell। The meiotic cell division takes place only in diploid, क्योंकि डिप्लॉइड में ही परफॉर्म होता है मियोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर्स हाफ होने होते हैं, जिससे रिडक्शन की वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर पहले से ही हाफ होगे तो वो नहीं डिवाइड कर सकेगा। इसकी वजह से मियोटिक सेल डिवीजन ओनली टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स एंड गैमेट्स। जहां पर भी जो गैमेट्स एंड स्पोर्स, गैमेट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर मियोसिस डिवीजन परफॉर्म होता है, जिससे क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं गैमेट्स में। तो पहले हम बात करते हैं मियोसिस की।
पहले बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज और स्टेज टर्म्ड एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, जो माइटोसिस डिवीजन है वो जब भी कोई सेल में परफॉर्म होता है तो वो 4 स्टेप्स से गो थ्रू करता है, मींस अंडरगोस दिस 4 स्टेप्स, जिसका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हम डायग्राम से पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। अब ये हो गया हमारा सेल, मैं भी ड्रॉ करूंगा। ये हो गया हमारा सेल, यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पर सेंट्रियोल है, यहाँ पर कॉर्नर्स में सेंट्रियोल होते हैं, वो बाद में होते हैं, सॉरी। ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है और बाकी सब ऑर्गेनेल। अब होता क्या है कि प्रोफेज में जो सेंट्रियोल होते हैं वो एंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स पे अरेंज हो जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो कि था सिंथेसिस एस फेज में हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स पे अरेंज हो जाता है। तो प्रोफेज में सेम होता है, जो ऑर्गेनेलिस थी वो धीरे-धीरे डुप्लीकेट करना शुरू कर रही है, एंड जो स्पिंडल फाइबर्स मींस जो सेंट्रियोल्स है वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन के लिए कॉर्नर्स पे जा रहे हैं। नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वही पढ़ेंगे। प्रोफेज shows 3 फेज। ओके, प्रोफेज शो 3 फेज। प्रोफेज के अंदर भी, अब वहां से पढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं अब माइटोसिस की। तो माइटोसिस में 4 फेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, सीक्वेंस में ही लिखते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, ये हो गया हमारे माइटोसिस के 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किए गए प्रोसेसेस। ओके, प्रोफेज शो 3 सब फेजेस, अर्ली फेज, मिडल फेज एंड लेट फेज। प्रोफेज है उसे 3 फेज में डिवाइड किया गया है, अर्ली फेज, मिडल फेज एंड लेट फेज। तो अर्ली फेज में होता क्या है कि सेंट्रियोल डिवाइड्स एंड each one or two centrioles start moving towards opposite poles of nucleus। जैसे मैंने कहा कि जो उसके सेंट्रियोल्स थे वो एंड के ऑपोजिट साइड्स में पॉइंट पे यहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं ऑपोजिट पोल्स के सेल में। क्रोमोसोम्स अपीयर एज लॉन्ग थ्रेड एंड स्टार्ट कॉइलिंग, मींस जो कि डीएनए था जो क्रोमोसोम्स पे अरेंज हो रहा है और वो एज अ थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर में दिख रहा है और कॉइल होना शुरू कर दे रहा है, कंडेंस होना शुरू कर दिया है क्रोमोसोम्स, एंड न्यूक्लियस एनलार्जेस एंड बिकम्स लेस डिस्टिंक्ट। और न्यूक्लियस वो अब ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट प्रोसेस होने के लिए हेल्प कर सके। ओके, तो प्रोफेज इज सब डिवाइडेड इनटू 1 अर्ली फेज, EARLY। अर्ली फेज में 3 प्रोसेसेस होते हैं, जिससे सेंट्रियोल्स अरेंज होते हैं पोल्स पे, नाउ सेकंड इज chromosomes appear as a thread and start coiling।
Okay, and third is nucleus enlarged. Okay, enlarged. Now middle phase, प्रोफेज का मिडल फेज है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज कंप्लीट एंड दे बिकम शॉर्ट एंड थिक. ओके, अब क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है. ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमेर्स. अब हर क्रोमोसोम्स पे डीएनए अरेंज हो चुका है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है. अब क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए अरेंज हो गया है और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स है और कनेक्टेड बाय सेंट्रोमेर. ईच क्रोमेटिड कंटेन ड्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स. ओके, अब जो मिडल फेज था, मिडल फेज मिडल फेज है, उसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स is completed. सेकेंड में आपको लिख रहा हूँ, ये कंडेंस हो रहा. सेकेंड जो कि क्रोमोसोम्स appear as 2 chromatids with 1 centromere. Okay, 2 chromatids with 1 centromere. And next is each chromatid contain newly formed. Okay, each chromatid contain newly formed DNA molecule, DNA daughter molecule. Okay, now late phase, the centrioles, जो centrioles मूव करना शुरू किया था अर्ली प्रोफेज में, वो लेट फेज में सेंट्रियोल्स अपने ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं. एंड वो सेंट्रियोल्स पोल पर पहुंचकर वो सेंट्रियोल पोल्स पर पहुंचकर स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड करते हैं. स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड करते हैं, हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं. एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर ऑफ डिवाइडिंग सेल. इक्वल कहते हैं. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है. अब जो न्यूक्लियस के आजू बाजू जो भी मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियोलस जो जेली टाइप था, वो सारा नॉट विजिबल मींस कहीं वैनिश हो गया है. अब नहीं उसका कोई रोल प्ले. अब वो सीधा स्पिंडल फाइबर्स किसे पकड़ेंगे? क्रोमोसोम्स को. अब स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे जाकर क्रोमोसोम्स को पकड़ेंगे. नेक्स्ट में now chromosomes are brought towards the equation within the help of. अब जो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेटाफेज में डिवाइडिंग सेल, अब बाकी सब ऑर्गेनलीज डिवाइड होके वैनिश हो गई है. बाकी सब ऑर्गेनलीज अब नहीं रही सेल्स में, वो डुप्लीकेट होके न्यूक्लियस में चली गई है क्योंकि वो डॉटर सेल्स में जाकर वापस डेवलप हो सके. इसकी वजह से अब जो क्रोमोसोम्स थे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस वैनिश हो गया एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब नहीं रही. तो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स थे, मेटाफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो एज अ प्लेट अरेंज हो जाते हैं सेंटर पर अरेंज हो जाता है. और यहाँ से जो सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर्स एक्सटेंड किए थे, वो अब जाकर क्रोमोसोम्स के अल्टरनेट ऑपोजिट क्रोमेटिड्स को पकड़ लेते हैं. ऐसा स्ट्रक्चर अर्ली मेटाफेज में दिखाई देता है और माना जाता है कि मेटाफेज किसी भी सेल डिवीजन को स्टडी करने के लिए एक बेस्ट फेज है,
कि मेटाफेज सेल डिवीजन को स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज है। वन क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड जॉइन नियर द सेंट्रोमेर्स, यहां से इस साइड वाला ये यहां से स्पिंडल फाइबर के अटैच होगा और ये साइड वाला क्रोमेटिड ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। क्रोमेटिड जॉइन टू द स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स एट देयर सेंट्रोमेर्स, ओके, सेंट्रोमेर से कनेक्टेड रहेगा। Each chromosome become attached to the two spindle fibers by centromere। ये एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, ये स्पिंडल फाइबर इस साइड वाला और इस साइड वाला यहाँ पे अटैच होगा, ये वाला यहाँ पर अटैच होगा, ओके। Spindle attached fibers by centromere whereas each chromosome is joined at the opposite poles, ओके। मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन होके ये ऑपोजिट पोल्स पे ज्वाइन होगा। The sister chromatids are not separated yet, लेकिन अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स ये दो और ये दो अलग नहीं हुए because the centromere is not divided, means क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है वो अभी डिवाइड नहीं हुआ, टूटा नहीं है, इसकी वजह मींस जो मेटाफेज का इतना ही फंक्शन था, मेटाफेज का दैट spindle fiber attached to the centromere and sister chromatid is not separated yet, okay। It is the best phase to study cell division, okay। मेटाफेज बेस्ट फेज है टू स्टडी सेल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट फेज आता है हमारा एनाफेज। द centromeres of all chromosomes divide and then chromatid become a chromosome, okay। जो सेंट्रोमेयर था जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच था वो अब डिवाइड हो रहा है और क्रोमोसोम डिवाइड एंड देन ईच क्रोमेटिड बिकम अ क्रोमोसोम्स, क्योंकि उसमें डीएनए डॉटर डीएनए था पहले से, वो अब डिवाइड होके इंडिविजुअली एक डॉटर अब इंडिविजुअली एक एक क्रोमोसोम बिहेव कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द सेंट्रोमेयर टू द ऑपोजिट पोल्स। अब इसमें हुआ क्या, ये सेल है और यहाँ पर मान लेते हैं एक ही, अब ये सेंट्रोमेयर दो हो गए, डिवाइड हो गया है और यहाँ से ये जॉइंट है स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर दोनों सेंट्रोमेयर्स को यहाँ से डिवाइड तोड़ के दोनों को अपने और खींच रहे हैं, जिससे ये एक और ये एक, ये दोनों इंडिविजुअल क्रोमोसोम बिहेव करे, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स रहे, क्योंकि दोनों के पास डॉटर न्यूक्लियाई है जो कि डिवाइड करके एक ये क्रोमोसोम फॉर्म होगा और ये एक ये क्रोमोसोम फॉर्म होगा, जो कि होगा खींचने से स्पिंडल फाइबर के। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द सेंट्रोमियर्स टू द ऑपोजिट पोल्स as the chromosomes are pulled, जैसे ही क्रोमोसोम खींचे जा रहे हैं स्पिंडल फाइबर से to the opposite pole by their centromere, they acquire various shapes such as V, J, I depending upon the position of centromere, okay। सेंट्रोमेयर की पोजीशन अगर यहाँ से खींचेगा ये तो यहाँ से ऐसे फॉर्म होगा तो L शेप बनेगा, अगर 90 डिग्री पे खींचेगा तो V शेप होगा। ऐसे बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर the chromosomes chromosomes they acquire various shapes such as V, J, I depending on the position of centromere. Now based on the position of centromere, chromosomes are divided on four types which we will study later. Half the number of chromosomes move towards one pole and half the number of chromosomes moves toward another pole, means स्पिंडल फाइबर के खींचने से आधे आधे क्रोमोसोम से बोथ पोल्स पे पहुंच गए। एंड साइटोकाइनेसिस begins at the cleavage
starts from periphery towards the center in the animal cell, and in plant cell plate appears in the center that grows centrifugally towards periphery. Means animal cells में अब जो साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होने जैसे ही यहाँ से दोनों पोल्स पे डिफरेंट क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए, दो क्रोमोसोम्स आ गए डिफरेंट पोल्स पे, वैसे ही यहाँ से पेरिफेरी में से बाहर से अंदर की साइड सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और डिवाइड होके ऐसे दो इंडिविजुअल न्यूक्लियाई बनेंगे, डॉटर सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स फॉर्म होंगे। और कंपेयर किया गया है कि एनिमल में पेरिफेरी से अंदर की साइड डिवीजन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंटर प्लेट में से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। प्लांट्स में एक प्लेट में से दूसरी पेरिफेरी की ओर साइटोकाइनेसिस होता है। ओके, तो यहाँ हो गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनाफेज में। नाउ नेक्स्ट इज टेलोफेज। क्रोमोसोम अनकॉइल टू फॉर्म क्रोमैटिन नेटवर्क एंड पेरेंट न्यूक्लियाई। मींस जो कि क्रोमोसोम डिवाइड होके ऑपोजिट पोल्स पे थे। अब मान लेते हैं ऑपोजिट पोल्स है, पहले एक सेल हुआ करते थे, ये ऑपोजिट पोल्स हुआ करते थे। स्पिंडल फाइबर की हेल्प से बीच में से क्रोमोसोम्स खींचे गए और यहाँ पर बीच में से साइटोकाइनेसिस हुआ, मींस साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो सेल्स फॉर्म हो गए। अब जो क्रोमोसोम्स जो हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस थे वो अब अनकॉइल हो रहे हैं और फिर से नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि पेरेंट न्यूक्लियाई में हुआ करते थे वैसे वापस नेटवर्क फॉर्म करके पेरेंट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। अब जो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो गई है, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गए डॉटर न्यूक्लियस के, एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स अगेन इन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर। फिर से जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, जो कि नीड की बेसिक नीड जो न्यूक्लियस के आजू बाजू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो जेली लाइक प्रेजेंट था वो वापस रीअपियर हो रहा है, कहां? डॉटर सेल्स में। ओके, रीअपियर और ऐसे दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है।